गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश व्यास, आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स बाल रोग में एमडी पीएचडी हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज उज्जैन में हूँ। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन, इस टॉपिक पे आज हम कुछ चर्चा करेंगे। बच्चों में जो चिल्ड्रन में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें कॉमन कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उनका समाधान हम किस तरह कर सकते हैं, उनको कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, इस बारे में कुछ अपने व्यूज़ आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। Psychological problems in children are common. In these disorders, the organic causes are absent. Some psychological problems are as under bedwetting, nail biting, thumb sucking, clay eating, pica, mouth breathing, tics, grinding of teeth, bruxism, breath holding spell and stammering. अगर हम इनके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम बच्चों में बिना किसी कारण के होती हैं और एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती हैं। लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स थ्रेटनिंग टाइप की होती हैं, बच्चा परेशान होता है, पेरेंट्स परेशान होते हैं, तो फिर इनके लिए कुछ मैनेजमेंट की, कुछ डूज़ डोंट्स फॉलो करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे बेड वेटिंग है, शैया मूत्र हम इसको हिंदी में बोलते हैं। शैया मूत्र, बिस्तर में यूरिन पास हो जाना। नेल बाइटिंग, बच्चे दांत से नाखून काटते हैं, नेल बाइटिंग उसको कहते हैं। थंब सकिंग, अंगूठा चूसना, बड़ी उम्र तक भी बच्चे अंगूठा चूसते रहते हैं। क्ले ईटिंग, मिट्टी खाना। और पाई का भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम है, जो क्ले ईटिंग के अलावा चीज़ें, कोई भी चीज़, जैसे पत्थर है, ईंट का टुकड़ा है, पेंट है, दीवार है, कुछ भी खाने वाली जो अनवांटेड मटेरियल्स जब खाने की कोशिश करता है बेबी, तो उसको पाई का कहा जाता है। माउथ ब्रीदिंग, मुंह से सांस लेना, लगातार जुकाम बना रहना, या बच्चे की किसी आदत के कारण ऐसा हो गया कि मुंह खोल के रखना, मुंह से सांस लेना, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में आता है। टिक्स करके एक प्रॉब्लम बताई गई है, TICS, टिक्स, किसी पर्टिकुलर मसल्स के मूवमेंट या एग्जैगरेटेड मूवमेंट्स बॉडी के किसी भी पार्ट का, जो एक तरह से एक्स्ट्रा मूवमेंट है, उसको टिक्स कहा जाता है। इसी तरह ग्राइंडिंग ऑफ टीथ है, दांत पीसना। रात में सोने के समय बच्चा दांत पीसता है। दिन में भी कई बार गुस्से में बच्चे दांत पीसते हैं, लेकिन रात में सोते समय जब दांत पीसने की या दांत किटकिटाना, इस तरह की जो कंप्लेंट होती है, उसको ब्रुक्सिज्म कहा जाता है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल, सांस रोक लेना। रोते रोते या किसी बात पे जब बच्चा ज़िद करता है तो वो सांस रोक लेता है, उसको हम ब्रीथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। और लास्टली स्टैमरिंग, हकलाने के अलावा भी वैसे और कई सारी प्रॉब्लम हैं जो स्पीच से रिलेटेड हैं, स्पीच डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आती हैं, लेकिन यहाँ हमने केवल एक स्टैमरिंग को रखा है। तो इस तरह से ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों में बहुत परेशान करने वाली होती हैं। ये एक प्रॉब्लम को कुछ फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है, इसको हम देख के समझ सकते हैं। पाई का कुछ भी बच्चा मुंह में दे रहा है, ब्रुक्सिज्म दांत पीसते हुए दिखाई दे रहा है, एन्यूरेसिस में उसको गिल्टी फीलिंग हो रही है और बेडवेटिंग कर चुका है। थंब सकिंग, दांत पीसते हुए, थंब सकिंग अंगूठा चूसते हुए दिखाई दे रहा है। नेल बाइटिंग, नाखून को दांत से काट रहा है। इस तरह नेक्स्ट
एन्यूरेसिस एक ऐसी समस्या है जिसको शैया मूत्र कहा जाता है। आयुर्वेद में इसका बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है। अनेक आचार्यों ने इसका डिस्क्रिप्शन किया है। कुछ इसको केवल एक सिंगल सिम्टम के रूप में मानते हैं, लेकिन आचार्य शारंगधर ने इसको फुल फ्लैज्ड पूरा एक डिसीज़ के रूप में डिस्क्राइब किया है। और भी कुछ ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने शैया मूत्र को बाकायदे किसी रोग की संज्ञा दी है। मॉडर्न मेडिकल साइंस इसको बेडवेटिंग कहता है और एन्यूरेसिस इसके लिए टेक्निकल टर्म है। जब ये प्रॉब्लम रात में होती है तो इसको नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहते हैं, और जब दिन में ये प्रॉब्लम होती है, बच्चा दिन में सोता है और दिन में भी बेडवेटिंग कर लेता है, बिस्तर पे पेशाब हो जाती है, तो उसको डायर्नल बेडवेटिंग कहा जाता है। बेडवेटिंग कैन बी वरीइंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग, बट इट्स कॉमन फॉर चिल्ड्रन to accidentally wet the bed during the night. The problem usually resolves in time. Bedwetting is common in young children, but it gets less common as a child gets older. छोटे बच्चों में फिजियोलॉजिकली बेडवेटिंग होता है। 3 साल के नीचे हम इसको फिजियोलॉजिकल मानते हैं, क्योंकि उस समय तक यूरिन कंट्रोल डेवलप नहीं होता है। हम लोग मेडिकल साइंस में ये जानते हैं S4 एंड S5 ये 2 सैक्रल नर्व्स होती हैं, S3 एंड S4। सैक्रल 3 एंड सैक्रल 4 नर्व से ब्लैडर कंट्रोल डेवलप होता है। लेकिन जब ये कंट्रोल डेवलप नहीं होता तो बच्चा जो है बेडवेटिंग करता है। इसके पहले की एज में ये चूँकि नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, माइलिनाइजेशन ऑफ नर्व्स डेवलप होता है, तो उस डेवलपमेंटल एज में धीरे धीरे ब्लैडर कंट्रोल करना सीखता है। सामान्यतः 2 साल की एज तक जो माइलस्टोन्स हैं उसमें अप टू द एज ऑफ 2 ईयर्स सामान्यतः बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग उसको हो जाती है, लेकिन 1 साल की और उसमें छूट दी गई है। 3 साल की एज तक वो फिजियोलॉजिकल माना जाता है। 1 से 12 साल तक के बच्चों में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, और 1 in 40 children wet the bed regularly at 7.5 years old. 1 in 65 children wet the bed regularly at 9.5 year old. Bedwetting is slightly more common in boys than girls. जेंडर वाइज अगर देखें तो बॉयज़ में ये ज़्यादा दिखाई देती है इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। क्लासिफिकेशन में जैसा अभी मैंने आपसे बात की थी, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस एंड डायर्नल एन्यूरेसिस दिन में और रात में। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब रात में बेडवेटिंग बढ़ जाती है तो जो बढ़े हुए सीवियर टाइप के जो केसेस होते हैं, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करें, तो जो सीवियर टाइप के बेडवेटिंग के केसेस होते हैं उसमें डायर्नल एन्यूरेसिस भी पाया जाता है, और मिक्स्ड भी किसी में, मतलब दोनों तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। नींद में इतनी गहरी नींद में बेबी होता है कि उसको होश नहीं रहता और बेडवेटिंग हो जाती है। कॉजेज़ के बारे में अगर विचार करते हैं तो सबसे कॉमन कॉज जो है वर्म इन्फेस्टेशन देखा जाता है। जितने भी एन्यूरेसिस के केस स्टडी किए गए उनमें ये पाया गया कि वर्म इन्फेस्टेशन सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बेडवेटिंग. इट हैज़ बीन प्रूवन that in presence of worms in rectum or anal canal due to constant irritation bedwetting may occur. और इस कारण ये bedwetting होती है। तो डिवॉर्म करना एक सबसे पहला इसके मैनेजमेंट का वो चिकित्सा सिद्धांत एक प्रकार से कह सकते हैं। सेकेंड इज़ ब्लैडर प्रॉब्लम्स. सम चिल्ड्रन अफेक्टेड बाई bedwetting हैव ओवरएक्टिव ब्लैडर सिंड्रोम. ये एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लैडर ओवर एक्टिव होता है. दिस इज़ वेयर द मसल्स दैट कंट्रोल द ब्लैडर गो इनटू द स्पाज्म,
लीडिंग टू द इनवॉलंटरी लीकिंग ऑफ यूरिन। इनवॉलंटरी लीकिंग होने लगता है, धीरे धीरे बूंद बूंद करके यूरिन पास होने लगता है। ब्लैडर प्रॉब्लम में एनाटॉमिकल डिफेक्ट भी हो सकता है। ब्लैडर का साइज़ छोटा होना, यूरिन स्टोर के बाद में जो स्फिंक्टर है उसकी कुछ प्रॉब्लम, उसके कारण यूरिन पे कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए ब्लैडर की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो बेड वेटिंग होती है उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ यूरिन, कोई बच्चे जो हैं वो ज़्यादा लिक्विड इनटेक रहता है उनको, उनका ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, कैफ़ीन या कोको वगैरह, चाय ज़्यादा पीना, कॉफ़ी ज़्यादा पीना, इस तरह की जो स्टिमुलेंट टाइप की जो ड्रिंक्स होते हैं वो जब ज़्यादा पीते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम होती है। और कुछ इस तरह के केस होते हैं कि जो हार्मोन के कारण, जैसे वासोप्रेसिन जब किसी बेबी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वासोप्रेसिन के कारण वो यूरिनेशन ज़्यादा होता है, विच रेगुलेट्स यूरिन प्रोडक्शन। दिस मीन्स देयर किडनीज प्रोड्यूसेस टू मच यूरिन फॉर देयर ब्लैडर टू कोप विथ। तो ऐसी स्थिति में हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण यूरिन ज़्यादा पास होता है, इसलिए बेड वेटिंग हो जाती है। अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस में कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। मतलब जैसे आउटडोर में अगर हम केसेस देखते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस कॉन्स्टिपेशन वाली कंप्लेंट के होंगे। जहां वर्म्स की बात सबसे ऊपर आती है, उसी तरह कॉन्स्टिपेशन की बात भी सबसे ऊपर आती है। जो बच्चे जिनका खाना ठीक नहीं है, फूड हैबिट्स ठीक नहीं है, ड्राई टाइप का जो फूड है या पैक्ड फूड खाते हैं, चिप्स, बिस्किट, कुरकुरे, इस तरह का जो रुक्षान्न सेवन आयुर्वेद में कहा गया है, उसके कारण पानी कम पीते हैं, कब्ज़ हो जाता है जिनको, फिर उनको यूरिन की ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उस तरह के केसेस में लाइफ लॉन्ग कंडीशन दैट कॉजेज ए पर्सनस ब्लड शुगर लेवल टू बिकम टू हाई एंड कैन रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ यूरिन। तो ये डायबिटीज़ वाला अगर कोई केस है तो उसमें बेड वेटिंग मिलेगा। यूटीआई, यूटीआई इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन चाइल्डहुड पीरियड, स्पेशली इन गर्ल्स। चूँकि यूरिनरी ट्रैक्ट का जो साइज़ है वो गर्ल्स में लेडीज़ में कम होता है इन कंपेरिजन टू मेल्स। फीमेल्स का जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो लगभग 1/4 होता है साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम विचार करें तो लेडीज़ में यूरिन इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा बनी रहती है, यूटीआई की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, स्पेशली विद इन द एज ऑफ अंडर 5 years एंड एबव 40 years, मीनोपॉजल एज में। मतलब एल्डरली जो वीमन है उनमें यूटीआई की ज़्यादा संभावना होती है, और इधर 5 साल से कम वाली जो गर्ल्स हैं उनमें यूटीआई की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यूटीआई को ख़ास तौर से मतलब फीमेल चाइल्ड में तो देखना ही है, बाकी मेल्स में भी कोई लोकल कॉज हो सकता है या कुछ पर्टिकुलर केस में यूटीआई मेल चाइल्ड में भी हो सकता है। एबनॉर्मलिटी विद द यूरिनरी ट्रैक्ट सच एज ब्लैडर स्टोन्स, अगर स्टोन है ब्लैडर में तो उस कारण ससेप्टिबिलिटी बनी रहती है इन्फेक्शन की, और उसके कारण बेड वेटिंग हो सकता है। डैमेज टू द नर्व दैट कंट्रोल्स द ब्लैडर, दिस कुड बी कॉज्ड बाई एन एक्सीडेंट और एन कंडीशन सच एज स्पाइना बाइफिडा। एक कंजेनिटल प्रॉब्लम भी है स्पाइना बाइफिडा, या कोई बच्चे की सर्जरी हुई है जिसमें रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से का कोई अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट हिस्सा है वो बाइफिड हो जाता है, उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, और उस कारण वो स्पाइना बाइफिडा कंजेनिटल प्रॉब्लम या किसी एक्सीडेंट के कारण या इंजरी के कारण, सर्जरी के कारण होता है, जिसके कारण वो ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता, तो उसमें भी एन्यूरेसिस बना रहता है। नॉट यूजिंग द poo during night. Younger children are
particularly deep sleepers, and their brain doesn't respond to signals sent to the brain from bladder. जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं वो इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि फिर वो ब्लैडर का जो मैसेज जाता है ब्रेन को, वो मैसेज उनको नींद में होश नहीं रहता और उसको अटेंड नहीं कर पाते, फिर वो जागते नहीं हैं और सोते सोते फिर यूरिन पास हो जाता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी परिवार की समस्या है। बेबी को ये कहा जाता है बेबी इज़ ए बैरोमीटर ऑफ हिज फैमिली, मतलब उसकी फैमिली का एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर किस चीज़ का? उसके इमोशनल स्टेटस का, मतलब फैमिली का जो इमोशनल स्टेटस है उसका एक बैरोमीटर बेबी कहा जाता है। तो जिस फैमिली में ज़्यादा फ्रैक्शंस होते हैं, मदर फादर में कुछ अनबन बनी रहती है, या दोनों अलग अलग रहते हैं, या दोनों में झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, या कुछ और इस तरह की कोई भयावह स्थिति है जिसका बच्चे के मन पर गहराई से असर होता है, तो फियर एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। फियर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ये सारे इमोशनल जो डिस्टर्बेंसेस हैं ये बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं और इसके कारण बेड वेटिंग बनी रहती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, मेरी थीसिस में भी इस टॉपिक पे मेरी एमडी की थीसिस थी, इसमें देखा गया कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं उन बच्चों में ज़्यादा ये देखने को मिलती है, या जिसकी माँ नहीं है या जिसके पिता नहीं हैं, दोनों मतलब माता पिता में से कोई एक जीवित है, या दोनों ही कहीं दूर रह रहे हैं, या दोनों ही नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी बेड वेटिंग बड़ी कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सिम्टम्स में तो एकमात्र सिम्टम है ये बेड वेटिंग, और इसलिए इसको एक लक्षण के रूप में देखा जाता है। कई लोग इसको डिसीज़ के तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। इन सम केसेस अ चाइल्ड हैज़ एडिशनल सिम्टम्स रिलेटेड टू देयर बेड वेटिंग सच एज वेटिंग themselves during the day, urinary incontinence, a frequent need to pee or not peeing much, fewer than 4 times a day, pain or having to stain when urinating, constipation, swelling themselves, feeling very thirsty all the time, लगातार प्यासा प्यासा बना रहना, बार बार पानी पीना, ज़्यादा पानी पीना, या कभी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होना। सामान्य अवस्था में भी बच्चे का टेम्परेचर कभी कभी ज़्यादा बढ़ा रहता है तो उसको ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है। हैविंग ब्लड इन देयर यूरिन में ब्लड आना। द मेडिकल नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ बेड वेटिंग इज़ पॉलीसिम्टोमेटिक एन्यूरेसिस। पॉलीसिम्टोमेटिक जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसी अलग अलग तरह की ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एडिशनल एसोसिएटेड सिम्टम्स भी साथ में देखने को मिलते हैं। अभी जैसे हम कॉजेज़ की बात कर रहे थे, उसमें एक कॉज और जो आउटडोर में अक्सर देखने को मिलता है, लोकल अनहाइजीनिक कंडीशंस जो हैं बेबी को, वो एन्यूरेसिस को बढ़ाने वाली होती हैं। जैसे पैराफाइमोसिस और फाइमोसिस अगर है, 80% बेबीज़ में फिजियोलॉजिकल फाइमोसिस होता है जो कि 1 साल की एज तक धीरे धीरे ठीक हो जाता है। मींस मेल चाइल्ड में जो पेनिस के आगे का हिस्सा है, प्रेप्यूज है, वो इंटेक्टेड होता है, और अगर वो अपर्चर ठीक से खुल नहीं रहा है, क्लीनिंग नहीं हो रही है, तो कभी कभी स्मैग्मा वगैरह डिपॉजिट होने से अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण कांस्टेंट इरिटेशन रहता है और बेबी को होश नहीं रहता और यूरिन पास हो जाता है। बेलेनाइटिस हो सकता है, यूटीआई तो हो ही सकता है। तो मेल चाइल्ड में ये फाइमोसिस या पैराफाइमोसिस की प्रॉब्लम भी बड़ी कॉमन है। इसी तरह फीमेल चाइल्ड में वेजिनाइटिस, वल्वाइटिस और फंगल इन्फेक्शंस वगैरह वगैरह के कारण, जेनाइटल्स में लगातार इरिटेशन के कारण ये बेड वेटिंग देखने को मिलता है। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हमको लेना पड़ती है, और एक अलार्म
अलार्म लगाना, जो फॉरेन कंट्रीज़ में तो एक बज़र्स होते हैं वो लगाए जाते हैं कि जैसे ही नैपी जो है वो गीला हुआ और एकदम अलार्म बज जाता है, तो उसके कारण बेबी जाग जाता है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में ये चीज़ प्रचलन में नहीं है, तो पेरेंट्स को ही ये हिदायत दी जाती है कि जैसे ही बेबी को अगर यूरिन के लिए एक टाइम टेंटेटिव जो टाइम है 1 बजे से 2 बजे के बीच में रात में अगर मान लीजिए बेड वेटिंग करता है, तो उसके पहले ही हम आधा घंटे पहले उसको उठा के एक बार यूरिन के लिए भेजें। क्योंकि वो थका हुआ होता है तो वो आलस करता है, तो उसको ज़बरदस्ती उठा के और वहाँ तक ले जाना। या मान लीजिए 2 बार बेड वेटिंग होती है तो 2 बार शुरू में अलार्म लगा के बेबी को उठाएं। मोबाइल में, घड़ी में अलार्म लगाने के बाद में ये एक सबसे अच्छा तरीका होता है। धीरे धीरे वो ट्रेंड होने लगता है, फिर उसकी जागने की आदत हो जाती है और उसमें कंट्रोल डेवलप हो जाता है। मेडिकेशन की दृष्टि से जो ADH के लेवल को बढ़ाने वाले होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। ख़ासतौर से इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक बड़ा अच्छा सेफ ड्रग है जो एक लंबे समय से मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है। इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड ये अभी भी उसी तरह से कॉन्फिडेंटली हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स जो नर्वाइन टॉनिक हैं, वात शामक द्रव्य हैं, आयुर्वेद में भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तालकेश्वर रस और ब्राह्मी के योग हैं जो ब्रेन को रिलीफ देने वाले हैं। वचा का भी प्रयोग हम कर सकते हैं और चंद्र प्रभावटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो मेंटेट या मैमटोन या इस तरह के जो सिरप्स हैं, ब्रेन टॉनिक हम जिनको कहते हैं, तो उनका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आयुर्वेद की दृष्टि से, मेध्य रसायन, बल्य और मूत्र संग्रहणीय द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए आचार्यों ने निर्देशित किया है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो हमको बच्चे से और उसके पेरेंट्स से शेयर करने की आवश्यकता होती है। जैसे पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत होती है कि रात में जब भी बेबी बेड वेटिंग करता है तो उसको डांटे नहीं, उसको टॉर्चर ना करें, क्योंकि टॉर्चर करने से ये प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो जेंटली बेड को चेंज कर दें या बेडशीट या उस पर रबर शीट बिछा के रखें जिससे कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि माँ भी थकी हुई होती है। तो प्रायः ऐसा होता है कि अननोइंगली जब माँ नाराज़ होती है तो बेबी को वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको मतलब समझाइश देने की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा पेरेंट्स को काउंसलिंग करने की ज़रूरत होती है। बच्चे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, उसके साथ उपेक्षित या जैसे फ्रस्ट्रेशन, जिन कारणों से बच्चे को फ्रस्ट्रेशन होता है उनसे उसको दूर रखने की कोशिश करें। उसके अवर सत्व को प्रवर सत्व करने के लिए जो भी एडवाइसेस हम दे सकते हैं वो दें कि जिससे उसकी विल पावर बढ़े, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। उसको ट्रेनिंग देंगे, धीरे धीरे जब वो ट्रेंड होने लगेगा तो धीरे धीरे अपने आप बेड वेटिंग की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। एक चीज़ और बेड वेटिंग में बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं बताना चाहूँगा, साइकोथेरेपी और हिप्नोथेरेपी। साइकोथेरेपी का एक पार्ट है कैलेंडर में लाल मार्क लगाना। लाल निशान जब जिस दिन बेबी ने बेड वेटिंग नहीं किया है उस दिन कैलेंडर में लाल निशान लगा दिया जाता है और वो केवल उसके माता पिता में से किसी एक को और बेबी को केवल पता होता है। तो दिन में जैसे 10 बार अगर वो कैलेंडर देखता है तो उससे उसको उसकी सक्सेस का एहसास होता है कि ये मेरी सफलता है, आज मैंने बेड वेटिंग नहीं की है। तो वो लाल निशान जो है, वो रेड मार्क कैलेंडर का, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से महीने भर में अगर मान लीजिए 15 लाल रेड मार्क लगे हुए हैं तो उसको कुछ अच्छा प्रोत्साहन देने के लिए कुछ उसको गिफ्ट दी जा सकती है, उसको कपड़े खरीदे जा सकते हैं या और भी
उसकी पसंद की चीज़ कोई या जूते चप्पल हैं या बेल्ट है या कुछ चश्मा है या कुछ इस तरह की चीज़ें उसको दी जा सकती हैं। तो इससे उसका प्रोत्साहन होता है और साइकोथेरेपी के रूप में ये प्रक्रिया काम करती है और धीरे 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 बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हिप्नोथेरेपी एक और महत्वपूर्ण है, बाकी और ऊपर जो मैंने लिखा है इसको आप देख सकते हैं, स्लाइड में लिखा हुआ है। हिप्नोथेरेपी सोते समय जब बच्चा थोड़ी नींद वाली स्थिति में होता है, तो यहाँ हम भारतीय पद्धति में सोने के पहले जब हम लोग प्रेयर करके सोते हैं तो बच्चे से ये कहें कि आप बढ़िया हाथ पैर धोएं और भगवान से प्रार्थना करें और एक आत्मविश्वास बढ़ा के जैसे तकिए से कह के सोते हैं, इस तरह अपने आप हम मन से कह के सोएं, भगवान से प्रार्थना करें कि भाई आज मैं बेड वेटिंग नहीं करूँगा। तो वो उसका आत्मविश्वास उसको जगा देता है और बेबी फिर धीरे धीरे उसको जागने की, अलर्ट होने की आदत हो जाती है और धीरे धीरे बेड वेटिंग ख़त्म हो जाती है। विशेष रूप से ये चीज़ तब देखी जाती है जब वो नींद वाली अवस्था में हो, उनींदा सा हो, थोड़ी सी मतलब हल्की हल्की नींद उसको आ चली है। उस समय जब हम उसको कोई सजेशन देते हैं तो वो सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है और टाइमली उसको उस चीज़ का एहसास हो जाता है और वो यूरिनेशन के टाइम पे अलर्ट हो जाता है और बेड वेटिंग को प्रिवेंट करने में सक्षम होता है। तो इस तरह ये बेड वेटिंग का एक बड़ा लंबा सा विषय था, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और समझने पे इसकी चिकित्सा बहुत ही आसान है। और मेरे पास मतलब सैकड़ों बच्चे इस पद्धति से ट्रीटमेंट करने से ठीक हुए हैं और बिल्कुल एकदम सिंपल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स इसमें लाभ करती हैं। नेल बाइटिंग, नाखून काटना, ओंकोफैगी एंड ओंकोफेजिया, ये कंडीशंस कहलाती हैं नाखून वाली जो प्रॉब्लम है। ये पैराफंक्शनल एक्टिविटी है, द कॉमन यूज़ ऑफ द माउथ फॉर एन एक्टिविटी अदर देन स्पीकिंग, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसके अलावा वाली जो बात है वो नेल बाइटिंग के रूप में देखी जाती है। नेल बाइटिंग यूजुअली लीड्स टू डिटोरियस effect in fingers but also mouth and more generally the digestive system को भी अफेक्ट करती है। उंगलियां भी, कई बार नाखून इतने गहराई तक बच्चे काट लेते हैं कि उंगलियों के किनारे भी, उनमें भी गलन होने लगती है और जो स्किन वाला हिस्सा है वो भी धीरे धीरे ब्रोकन हो जाता है। बाइटिंग नेल्स कैन लीड टू ब्रोकन स्किन ऑन द क्यूटिकल. When cuticles are improperly removed, they are susceptible to microbial and viral infections. पेरोनिकिया, नाखून के अंदर जो इन्फेक्शन चला जाता है उसको हम पेरोनिकिया कहते हैं। सलाइवा में देन रेडन, तो ये नेल बाइटिंग में केवल एक हैबिट डिसऑर्डर है, उसका उस समय ध्यान हटाना है। जहाँ भी वो नाखून काटना शुरू करता है उस समय अगर पेरेंट्स ने देखा है तो उसको समझाइश दें। कई बार ऐसा भी हुआ है कि केवल ध्यान हटा देने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है या तो अपने आप छूट जाती है और या फिर उसको कभी कभी थोड़ा सा डराने की भी आवश्यकता होती है। बाकी ज़्यादातर प्रेम से उसका माइंड डाइवर्ट करके टेकल करने से जल्दी नेल बाइटिंग ठीक हो जाता है। ब्रुक्सिज्म जो है ये ग्राइंडिंग ऑफ टीथ है, दांत पीसना। आयुर्वेद में भी इसको अलग से डिस्क्राइब किया है आचार्यों ने, और वात वृद्धि का लक्षण है ये दांत पीसना। लोअर जॉ के मूवमेंट्स होते हैं और इरेगुलर मूवमेंट्स लोअर जॉ के होने के कारण वो दांतों की आवाज़ होती है। और मोस्ट कॉमन जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें मोस्ट कॉमन ये माना जाता है कि बच्चे के पेट में वर्म्स हैं इसलिए ये दांत पीस रहा है, दांत किटकिटा रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि बेड वेटिंग मतलब बेड वेटिंग के साथ में भी ब्रुक्सिज्म हो सकता है। और दांत पीसने के समय
बेड वर्म्स इन्फेस्टेशन भी साथ में एसोसिएट सिम्टम के रूप में हो सकता है। तो ब्रुक्सिज्म कभी कभी बड़ी एज तक देखने को मिलता है। तो यहाँ ब्रेन को जो रिलैक्स करने वाली जो मेडिसिन्स हैं या वात शामक जो द्रव्य हैं उनका प्रयोग किया जाता है। मेद्य रसायन यहाँ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। थंब सकिंग भी ठीक नेल बाइटिंग की तरह ही एक प्रॉब्लम होती है। बच्चे चूँकि कुछ भी मुंह में देना है, ये 5वें 6वें महीने का माइलस्टोन होता है। कोई भी चीज़ मुंह में लेके उसको खाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और बड़ा होने के बाद भी फिर वो आदत जब जाती नहीं है तो फिर वो एक प्रॉब्लम के रूप में देखी जाती है। तो थंब सकिंग का भी वही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि उस समय बेबी की नरिशमेंट पे हम ध्यान दें, उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो प्रॉपर रहे, भूखा न रहे, उसको फीडिंग के टाइम पे फीडिंग कराना है, जब उसको वीनिंग करना है तो वीनिंग कराना है। या बड़े बच्चे जो खाना पीना उनका ठीक हो जाता है तो किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होना चाहिए। और जब वो मुंह में अंगूठा मुंह में लेता है तो उस समय उसको समझाइश देने की आवश्यकता होती है। उसका हाथ मुंह में से निकाल दिया जाए, अंगूठा मुंह में से निकाल दिया जाए। इस तरह से बार बार समझाइश देने से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कभी कभी कुछ पेरेंट्स इसमें इस तरह का मैनेजमेंट करते हैं कि अंगूठे में पट्टी बांध देते हैं या टैप लगा देते हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। वो इसके बावजूद भी उसको मुंह में लेते हैं। थंब सकिंग मतलब चलता रहता है। कभी कभी कोई मिर्च का प्रयोग करते हैं, मिर्च को पानी में घोल के उसका लेप लगाना, पर वो ठीक नहीं है। वो थोड़ा सा एक तरह से अमानवीय जैसा है, बच्चे के साथ एक तरह से अन्याय है। कभी कभी उसके कारण और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है। कभी कभी कुछ ज़्यादा कड़वी चीज़ें जैसे नीम की पत्ती को पीसकर या जो एलुआ होता है उसको घिस के उसको अंगूठे पे लेप कर दिया जाता है, उसमें देर तक कड़वापन रहता है। तो ऐसे प्रयोग सफल हो सकते हैं, पर सबसे अच्छा वही माइंड डाइवर्ट करने वाला है, वो सफलता दिलाने वाला मैनेजमेंट होता है। पाइका भी ठीक वैसी प्रॉब्लम है जैसा कि थंब सकिंग है, जैसा मैंने पहले भी अभी जिक्र किया था। अनवांटेड मटेरियल्स, ज़्यादातर अनवांटेड मटेरियल्स खाने की जो आदत है उसको हम पाइका कहते हैं। आयुर्वेद में एक मृत्तिका भक्षण जन्य पांडु कहा गया है, मतलब मिट्टी या मिट्टी के अलावा और चीज़ें खाने की जब इच्छा होती है शिशु को तो वो पाइका के अंतर्गत आता है। मिट्टी खाना ज़्यादातर एनीमिया के कारण होता है। मेडिकल साइंस ये मानती थी कि ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बच्चे मिट्टी खाते हैं, लेकिन बाद में ये स्थापित हुआ कंसेप्ट कि आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, और जब आयरन की बॉडी में कमी होती है तो अपने आप मिट्टी खाने की इच्छा होती है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए बेबी कुछ तो भी खाता है। तो उस बीच में वो चाहे क्ले ईटिंग हो या अदर देन क्ले, ईंट पत्थर या जो भी दीवार का पेंट है, वार्निश है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर खाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उसका डर रहता है। कुछ प्लास्टर है, कभी कभी हेयर बॉल्स भी खा लेते हैं, प्लास्टिक है, या कोई इन्फेक्शन इस बहाने शरीर में चला जाता है तो उसको रिकरेंट डायरिया और डायरिया के बाद डिहाइड्रेशन, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तो पाइका भी एक हाइजीन मेंटेन करना, बेबी का दिमाग वहाँ से हटाना और उसको उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस का ध्यान रखना, विशेष रूप से आयरन की पूर्ति का ध्यान रखना, उसको हेमेटेनिक जो चीज़ें हैं वो देना। और मैं समझता हूँ अगर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे फलों के रस, सब्जियों की सूप या खाने में इन सब बातों का, सारे तत्वों का ध्यान रखें तो शायद पाइका वाली प्रॉब्लम से जल्दी निजात मिल सकती है। तो अभी हम जिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन कर रहे थे, एक बड़ी लंबी सूची है
फिर कभी किसी और लेक्चर में हम कुछ और चीज़ों को लेके आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन अभी जिन बातों को हमने ज़िक्र किया ये बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, लेकिन कभी कभी जब हम इनको इग्नोर करते हैं तो ये बच्चे को परेशान करती हैं और पेरेंट्स की भी एंग्जाइटी का कारण होती हैं। तो इनके मैनेजमेंट के लिए जो एक सरल सा तरीका है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, उससे हम इन प्रॉब्लम्स पे निजात पा सकते हैं। थैंक यू।